नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सबसे भरोसेमंद साथी। इस वक्त आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया और हम हाजिर हैं लेकर अपना रात 10 बजे का कार्यक्रम खबरों की खबर। और आज हम पटना में मौजूद हैं, बिहार विधानसभा के बाहर। ये वही विधानसभा है जिसके लिए बिहार में इस वक्त चुनावी उठापटक चल रही है और पहले चरण का प्रचार का काम आज समाप्त हो गया है। परसों यानी 6 तारीख को मतदान होगा सुबह 7 बजे से, जो आप लगातार एनडीटीवी पर देख पाएंगे। आगे बढ़ूं उसके पहले तमाम चीजें बताऊं, ये बताना चाहता हूं कि आज की 3 बड़ी स्टोरीज लेकर हम क्या आपके सामने हाजिर हुए। पहले एक प्री कैप देख लेते हैं, फिर हम विस्तार से बात करते हैं। तो पहली स्टोरी बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी स्टोरी है। बिहार के लिए 2 बहुत बड़ी शख्सियतें हुई हैं, कर्पूरी ठाकुर साहब और भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर जाने माने संगीतज्ञ, जाने माने कलाकार, और कर्पूरी ठाकुर जाने माने समाज सेवक, राजनेता। इन दोनों शख्सियतों के बीच कैसे बिहार का चुनाव पूरी तरीके से इस दौरान घूमता रहा, कैसे इन दोनों व्यक्तियों के आसपास इन चुनावों की रूपरेखा रखी गई, इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसको समझने की कोशिश की है मैंने ग्राउंड रिपोर्ट जाकर छपरा में। छपरा जो कि भिखारी ठाकुर का शहर है, उनका इलाका है, वहां जाके समझा आखिरकार बिहार का चुनाव में क्यों ये दोनों व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। दूसरी स्टोरी उत्तर प्रदेश की है, पर इस कहानी का भी बिहार के चुनाव से सीधा संबंध है। एक बड़ा फैसला यूपी में योगी सरकार कर रही है, उसका इम्पैक्ट क्या बिहार के चुनावों पर पड़ेगा, क्योंकि योगी लगातार यहाँ प्रचार भी कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, अगर आप जानना चाहते हैं तो रात 11 बजे तक मेरे साथ रहिएगा, आपके पास आऊँगा पूरा डिटेल लेकर। अब तीसरी खबर भी बिहार चुनाव की है, क्योंकि हम बिहार से स्पेशल एडिशन लेकर आ रहे हैं अपनी खबरों की खबर का, और ये है रघुनाथपुर का जो चुनाव है वो ओसामा के लिए, शहाबुद्दीन की बेटी के लिए क्यों खास हो गया है, क्यों बार बार शहाबुद्दीन के नाम का जिक्र हो रहा है, क्यों उनके बेटे ओसामा पर निशाना साधा जा रहा है, और क्यों ओसामा इस चुनाव में चुप्पी साधे हुए हैं, एक शब्द नहीं बोला है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, इस सीट को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहता हूं, सबसे पहले विस्तार से बात करते हैं, और वह यूपी की वो स्टोरी से जो एक तरीके से मिस्टीरियसली बिहार के साथ जुड़ी हुई है। आज एक बैटल ग्राउंड में, बिहार के बैटल ग्राउंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, और वो डेवलपमेंट यहाँ से सटे उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार में प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ में जो आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवार के लोग हैं, करीब 72 परिवार, उनको घरों की चाबी सरकार देने जा रही है, और ये चाबी कल दी जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये चाबी, ये जो घर बने हैं, ये उस जगह पर बने हैं जहाँ पर मुख्तार, जो माफिया डॉन थे मुख्तार अंसारी, उसकी ज़मीन हुआ करती थी। उस ज़मीन पर सरकार ने सरकारी फ्लैट बनाया, अब वो गरीबों को देने जा रही है। मुख्तार अंसारी हिंदू मुसलमान, यूपी का डॉन, शहाबुद्दीन यहाँ पर, योगी जी का प्रचार सिवान में, रघुनाथपुर में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले चरण की जो 121 सीटें हैं, उसका जुड़ाव यूपी की इस घटना के साथ कहीं ना कहीं जुड़ता दिखाई दे रहा है। वरना 6 तारीख को मतदान है और 5 तारीख को ये बड़ा काम लखनऊ में होने जा रहा है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट विस्तार से। दीवारों पर भगवा रंग रोगन, लखनऊ का पॉश इलाका डालीबाग, और फ्लैट की संख्या 72। उत्तर प्रदेश में फ्लैट बंट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जिस जमीन पर ये फ्लैट्स बने हैं, वो 3 साल पहले तक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कब्जे में हुआ करती थी। योगी सरकार ने जमीन खाली कराई और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत गरीबों के लिए 72 फ्लैट बनवा दिए। इन फ्लैट्स की चाबी पहले 10 नवंबर को हैंडओवर की जानी थी, लेकिन अचानक डेट बदलकर कर दी गई 5 नवंबर। यानी बिहार के लोग जिस दिन पहले चरण की 121 सीटों के लिए वोट डालेंगे, उससे ठीक एक दिन पहले 72 परिवार इन फ्लैट्स में गृह प्रवेश करेंगे।
सवाल ये है कि कहीं इसके पीछे बिहार का चुनाव तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर लखनऊ में फ्लैट बटेंगे, उधर बिहार में बीजेपी के वोट बढ़ेंगे। ये कैसे होगा, इसे योगी के बयान से समझिए। ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहन और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। योगी का ये संदेश सिवान की उसी धरती से है जहां एक वक्त माफिया डॉन शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था। इस बार वहां की रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब आरजेडी के टिकट पर मैदान में हैं और योगी के निशाने पर भी। और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारिच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। बटेंगे तो बिहार में योगी बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं, माफिया को जहन्नुम भेजने की बातें करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दोहराते हैं, शहाबुद्दीन के बेटे पर हमले करते हैं। योगी इन बयानों के जरिए एक तीर से 4 निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, वो यंग वोटर्स को बिहार में लालू के जमाने के कथित जंगल राज की याद दिला रहे हैं। दूसरा, योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा बिहार में जातियों में बिखरे हिंदू वोटों को एकजुट कर सकता है। तीसरा, योगी जब तेजस्वी यादव के मुस्लिम कैंडिडेट पर हमले करते हैं तो वो उस MY कॉम्बिनेशन को भी टारगेट कर रहे होते हैं जो बिहार में आरजेडी की ताकत रहा है। चौथा, योगी को पता है कि सीमा से सटे इस क्षेत्र का संदेश उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगा, जहां समाजवादी पार्टी का यादव मुस्लिम कंबाइन बीजेपी को लंबे समय तक परेशान करता रहा है। इसलिए अखिलेश जब बिहार में महागठबंधन का प्रचार करने निकले तो सिवान की रघुनाथपुर सीट उनकी प्रायोरिटी में थी। आप लोग बदलोगे तो हम भी बदल देंगे उन्हें। प्रचार ओसामा के बेटे का किया और हमला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। अखिलेश ने एक रंगी और बहुरंगी की बात कर बीजेपी की राजनीति पर निशाना साधा तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब देने के लिए शाब, कब्र और फातिहा का जिक्र कर दिया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहाँ पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं। ये जितने बाहरी लोग आ रहे हैं बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बिहार पे कब्जा कराना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही, बिहार का लाल ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके चलाएगा। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। जो भी करवाना है करवा देते हैं, बटन दबाते हैं, नीतीश जी करते हैं। और ये मत सोचिए बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है।
नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है। एनडीए की जो सरकार कार्य कर रही है, योगी के बयानों की धार कुंद करने के लिए महागठबंधन ने नीतीश के बहाने सीधे बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर हमला किया। जो बात तेजस्वी ने कही, राहुल गांधी की बात उसी का एक्सटेंशन बन गई। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। योगी और एनडीए के खिलाफ अखिलेश, तेजस्वी और राहुल की इस जुबानी जंग की वजह समझिए। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है, जो करीब 50 से 60 सीट पर हार जीत का फैसला कर सकती है, और करीब 14% आबादी वाले यादव वोटर 50 से 65 सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। और इन दोनों यानी यादव मुस्लिम वोटों का कॉम्बिनेशन 100 से 125 सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। समझना मुश्किल नहीं है कि बैटल ग्राउंड बिहार में योगी आदित्यनाथ इसी कॉम्बिनेशन को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विरोधी इसे हर हाल में बचाए रखना चाहते हैं। इसलिए बिहार पहुंचे अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। योगी जी ने यूपी बर्बाद कर दिया है, उनकी जनता सुनेगी तो उनका सब बर्बादी हो जाएगी, इसलिए जनता को बहुत सावधान रहना है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। लॉ एंड ऑर्डर में कहां है यूपी, बताओ आप। फेक इनकाउंटर में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, और आपके अन्याय में नंबर 1 अगर कोई दिखाई दे रहा तो यूपी दिखाई दे रहा है। बीजेपी को पता है कि अगर जातियों में बटा हिंदू वोट एकजुट हो गया तो बिहार विजय कोई रोक नहीं सकता, और लगे हाथ यूपी के लिए भी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सेट हो जाएगा। सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बनेगा, और यह भी शिलान्यास हो गया है। बहनों और भाइयों, शिलान्यास हो गया, कार्य प्रारंभ हो गया। अब तो कॉरिडोर भी बन रहा है। अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए 6155 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन की सड़क का निर्माण। क्या ये काम कांग्रेस आरजेडी कर पाती क्या? ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि विकास का पैसा तो ये खानदानी लुटेरों के हाथों में जाने पर सारा पैसा ये हजम कर जाते हैं। और अब बात करते हैं बिहार की आज की मेरी ग्राउंड रिपोर्ट की। आज मैं पटना से सटे छपरा गया था। छपरा वो शहर जो कि भिखारी ठाकुर साहब के शहर के तौर पर जाना जाना चाहिए। छपरा का नाम अलग अलग हिंदी फिल्मों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया, गानों में, लेकिन इस छपरा की पहचान जेपी से है, इस छपरा की पहचान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है, और इस छपरा की पहचान होनी चाहिए, याद करना चाहिए हमको भिखारी ठाकुर के नाम पर। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े गीतकार, बहुत बड़े नाटककार, जिन्होंने भोजपुरी को दुनिया की अलग अलग देशों तक पहुंचाने में उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसी बिहार की एक और बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी हैं कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए बहुत से ऐसे कदम उठाए जिसको आज तक याद किया जाता है, जो कि जिनको बाद में भारत रत्न दिया गया। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने बिहार के जब चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी तो वो कर्पूरी ठाकुर के घर से ही की थी, उनके घर गए थे वो। और पहली बार ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का जो फॉर्मूला है, जो ज़रूरत है कि ओबीसी के भीतर भी जो बहुत पिछड़े लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए आरक्षण का, ये शुरुआत 70 के दशक में कर्पूरी ठाकुर साहब ने की थी। इस चुनाव में ईबीसी दोनों ही गठबंधनों के लिए, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, वो एक हार और जीत का फॉर्मूला है। किस तरीके से ईबीसी का वोट बैंक कर्पूरी ठाकुर और भिखारी ठाकुर के बीच की जो शख्सियतें हैं, इनके बीच में बिहार का पूरा चुनाव झूल रहा है, ये समझने की कोशिश की, ये महसूस करने की कोशिश की आज मैंने छपरा जाकर इस भिखारी ठाकुर साहब के शहर में। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। बिहार के छपरा में भिखारी ठाकुर का जन्म होता है। तारीख 18 दिसंबर 1887। ठीक 36 साल बाद बिहार के समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर का जन्म होता है। इन दो ठाकुरों के बीच में बिहार गुलामी से आजादी का सफर तय करता है, समाज सुधार से राजनीतिक विकास का सफर तय करता है, और 2025 में भी
दोनों महानुभावों को अपने बीच बचा कर रखता है और उनमें प्रयोग करके हाइब्रिड प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, चाहे मामला संगीत का हो या पॉलिटिक्स का। हम लोग इस वक्त छपरा में हैं और भिखारी ठाकुर की भूमि इसको कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को यहाँ का शेक्सपियर कहा जाता है और मैं आपको उनकी स्टैचू तक लेके चलता हूँ। हम ऊपर चलते हैं, मेरे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार भी हैं देवेंद्र जी, और मैं जेसीबी मशीन पर हूँ। भिखारी ठाकुर की स्टैचू तक हम जा रहे हैं दिखाने के लिए आपको कि भिखारी ठाकुर की महत्वता क्या होती है। भिखारी ठाकुर का क्या इंपॉर्टेंस है छपरा के लिए, देवेंद्र जी? देखिए, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले ये भिखारी ठाकुर का यहाँ नहीं, देश में, पूरे देश भर में जो कुरीतियाँ थी उस समय, जो बाल विवाह हो या फिर गिरमिटिया मजदूरी पे इन्होंने नाट्य शैली के माध्यम से काफ़ी सुधार किया है। यहाँ पे इस सब चीज़ों पे प्रहार डाला है और इसमें सुधार का प्रयास किया है उन्होंने। किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, लेकिन सभी का इनके प्रति आस्था है और विश्वास है। हर लोग यहाँ आते हैं, इन पे माल्यार्पण करते हैं और इनके कहे हुए रास्ते पे चलने का वादा करते हैं। इनके परिवार के लोग हैं क्या यहाँ पे अभी? जी, परिवार के लोग हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं, टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं सभी। यही पास में है कुतुबपुर दियारा, नदी के उस पार है कुतुबपुर दियारा, उसी में वहीं पे उनका घर है। अभी भी है पैतृक मकान वहाँ पे। भिखारी ठाकुर लोक कला से लोक सुधार के बड़े नायक, छपरा की पहचान। वक्त के साथ भिखारी ठाकुर की पहचान घटी, लेकिन लोग भूले नहीं, नाम सब जानते। आरजेडी ने यहाँ से भोजपुरी के लोक गायक खेसारी लाल को टिकट दी, जिनके गाने आलोचना के केंद्र में रहते हैं, लेकिन उन्हें भी याद रखने वाले और चाहने वालों का बड़ा मजमा सड़क पर ही मिल जाता है। तो एक तरफ भिखारी जी का गाना और एक तरफ खेसारी और पवन सिंह का गाना, किसका गाना पसंद है? हम लोग का खेसारी भैया का गाना पसंद करते हैं। खेसारी भैया को ही। खेसारी भैया ने भी कुछ गाने गंदे गाने गाए हैं, उन पर भी इल्जाम लगता है। गंदे नहीं, वो अपना ऐसे ही गाते हैं गाना, सब गाना गाते हैं, सब एक्टर तो सब गाना गाते हैं लोग। कौन ऐसे एक्टर है कि जो गंदी अभद्र गाना नहीं गाते हैं? हमारे रवि किशन जो हैं वो बोलते हैं कि लहंगा उठा देंगे रिमोट से, लहंगा उठा, वो तो हनुमान चालीसा नहीं गाते हैं। जो मनोज तिवारी हैं वो बोलते हैं कि फटाफट खोल के दिखाओ, ये तो भी मतलब कि हनुमान चालीसा नहीं ना है। कोई ऐसे एक्टर नहीं है। पवन सिंह से खेसारी भैया अच्छा है। कुल मिलाकर भिखारी ठाकुर के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करना छपरा के लिए और छपरा की आवाम के लिए आसान नहीं है। आज दुनिया भर में जितना भी भोजपुरी कला पहुंची है, चाहे गीत के जरिए, चाहे संगीत के जरिए, चाहे नाटक के जरिए, चाहे फिल्मों के जरिए, उसमें भिखारी ठाकुर का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जो लोग यहाँ से निकलकर दुनिया भर में गए, चाहे मॉरिशस गए, चाहे नेपाल गए, चाहे अफ्रीका में गए, सूरीनाम गए, वेस्ट इंडीज़ तक गए, वहाँ से यहाँ की कला लेकर गए, इसी भोजपुरी को लेकर गए हैं। और ये भोजपुरी का जो, जैसा कि मैंने बताया, भिखारी ठाकुर ने अगर वो गीत नहीं गाए होते, गाने नहीं गाए होते, तो शायद ये कला भी दुनिया भर में आज नहीं पहुंचाई होती। इसीलिए इनको पद्मश्री भी दिया गया और इसीलिए इनका सम्मान आज भी छपरा में बहुत ज़्यादा है। छपरा ही नहीं, इनफैक्ट पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा है। छपरा के पास भिखारी ठाकुर की सांस्कृतिक विरासत, लेकिन वक्त के साथ जो विकास होना चाहिए उस पर लोगों के मन और मुंह में शिकायत रही। के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, पार्षद हों, उनसे इसी बात की उम्मीद की जाती है कि इस चीज उम्मीदवार पब्लिक नहीं है, पब्लिक को सुविधा देना नहीं चाहिए। तो ऐसे में चुनाव कौन जीत रहा है, आपको क्या लगा है? चुनाव तो मुद्दा बाद में है, पहले हम लोग का समस्या ये है। तो कौन बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो देश है, हमको देश चाहिए सुरक्षा। देश चाहिए? हाँ, पानी भरा रहे, पानी भरा नहीं है, नहीं भरा है, अब भरा है। पहले बात सुनिए। सर, समस्या इसलिए है क्योंकि सर यहाँ की सरकार जो है वो अच्छा तरह से काम कर रही है, अच्छी तरह से काम कर रही है, उसके वजह से समस्या है। समस्या नहीं है कोई? समस्या है सर, लेकिन सारी समस्याओं को लेकर चला जाएगा तो संविधान नहीं हो सकता है उस चीज का। कोई भी काम के लिए समय लगता है। आपको क्या लगता है ये 5 साल में पूरा हो जाएगा? छपरा की राजनीतिक और जातीय पहचान कभी सूरजदेव सिंह के नाम से होती थी,
वो बड़े क्षत्रिय नेता थे। 1967 से 2024 तक यहाँ से क्षत्रिय या यादव ही सांसद होते आए। जातियों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो यहाँ पता चलता है कि अगड़े 22%, मुस्लिम 23%, ओबीसी ईबीसी 43%, एससी 12%। अगर पिछड़े और अगड़े में जातियों का ब्रेकअप देखें तो क्षत्रिय हैं 16%, यादव हैं 22%। यहाँ पर भिखारी ठाकुर के विरासत में कर्पूरी ठाकुर की एंट्री दिखती है। क्षत्रियों के गढ़ में लालू प्रसाद यादव की एंट्री, वो छपरा से 5 बार सांसद बने हैं। छपरा को ही अपसारण के नाम से जानते हैं, लेकिन इस बार छपरा विधानसभा में बीजेपी ने वैश्य और आरजेडी ने यादव कैंडिडेट उतारा है, जो एक नया पॉलिटिकल हाइब्रिड है। खुद ही भिखारी ठाकुर के धरती का हूँ, और जो बच्चा भिखारी ठाकुर के धरती का हो, महेंद्र मिश्र के धरती का हो, वो किसी और से प्रभावित कैसे हो सकता है। मेरे मिट्टी में संगीत है, मेरी मिट्टी ऐसी है जो भोजपुरी की शेक्सपियर इसी छपरा के धरती के हैं, जिनका नाम भिखारी ठाकुर जी है। तो आप बताइए, जब मेरे खुद ही अपने इतने बड़े ओहदे पे हों और मैं किसी और से इंस्पायर हो जाऊं। फिर आपने ऐसे गीत क्यों गाए, ऐसी फिल्में क्यों की, ऐसे डांस क्यों किए? कहाँ भिखारी ठाकुर और कहाँ आपकी फिल्म? मतलब मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ही अंतर दिखाई देगा। आप एक उनको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, लेकिन आपने फिर आपके ऊपर विवाद खड़े होते हैं कि किस तरह की बातें, किस तरह के गाने आपके। तो ये गंदे गाने गाया था, ये गाना जो था ये इनसे इंस्पायर हुआ था मैं, क्योंकि यही गा के स्टार हुए थे। तो मुझे लगा जी रास्ता बहुत सही है यार, कि रवि भैया लहंगा रिमोट से उठा दिए तो मैं भी लहंगा में मीटर लगा देता हूँ। तो मैंने भी इलेक्ट्रिक का अपना व्यवस्था किया, मैंने भी लगा दी। तो मेरे कहने का मतलब जब कुछ चलता है ना सर, तो हर आदमी उसी पे चर्चा करता है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी करता हूँ। ये जो चीज़ें मैंने की, मेरे गंदे गानों का दिन अगर कोई है तो ये चारों के चारों है, क्योंकि भाई यही शुरू किए तो मैं भी शुरू हो गया, और मैं शुरू किया तो मेरे पीछे वाले भी शुरू हो गए। बट सर, अब कौन सुधारेगा इसको? आप सुधारेंगे? नहीं, सरकार सुधारेगी। क्यों? आप सुधारिए, मना करिए कि मैं नहीं करूंगा। नहीं, सरकार गलती मानिए पुराने का। सर, मार्केट में सामान बेचता है। आज दारू पहले बिक रहा था ना, सरकार ने बंद किया ना, लेकिन अब इनका लॉ ऑर्डर खराब है तो होम डिलीवरी शुरू हो गई। मेरे कहने का मतलब, आप कुछ भी बंद करने के लिए सिस्टम तो लगाते हो, लेकिन उस सिस्टम को टाइट भी करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर 20 साल से सरकार इनकी है, काश भोजपुरी के लिए सेंसर बोर्ड लगा दिए होते, ताकि कम से कम उस गाने को 10 आदमी देखता। अगर वो बेहतर होता तो समाज में जाता, नहीं तो नहीं जाता। तो लगा दीजिए ना, सेंसर बोर्ड लगा दीजिए भाई। तो मुकाबला खेसारी जी से है, वो जो बहुत लोकप्रिय है, जो पूरे बिहार में, पूरे भोजपुर में तमाम लोगों में लोकप्रिय है। वो लोकप्रिय है, वो अभिनेता है, तो वो तो लोकप्रिय होंगे ही। तो उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमारी लड़ाई विकास और ये मतलब पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध है। विकास, हमारी सरकार जो विकास कर रही है, काम करे, उस मतलब हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। कहते हैं आप जैसे होते हैं आपको वैसे ही नेता और सिस्टम मिलता है। इसलिए चुनाव का इस्तेमाल हमें किसी व्यक्ति और पार्टी को तौलने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जरूरत और भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो छपरा की इस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अब बात करते हैं बिहार के एक और इलाके की, और ये इस इलाके का सीधा जुड़ाव जो है वो शहाबुद्दीन से है। आपने इस चुनाव में 3 नाम जरूर सुने होंगे जो बिहार को देख रहे हैं, बिहार की रिपोर्टिंग को देख रहे हैं। शहाबुद्दीन का, ओसामा का और रघुनाथपुर का। रघुनाथपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ। इस 243 विधानसभा सीटों में से ये एक सीट ऐसी है जो डे 1 से चर्चा में रही है, क्योंकि ये शहाबुद्दीन की सीट है। शहाबुद्दीन तो अब हमारे बीच नहीं है, वो मरहूम हो चुके हैं, लेकिन उनके बेटे ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर, और बीजेपी ने इस जगह पर अपने बड़े बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा, ये बार बार कहने के लिए कि आरजेडी जो है वो शहाबुद्दीन जैसे क्रिमिनल के साथ खड़ी हुई है। आखिरकार कैसे इस एक सीट से इस पूरे चुनाव का चाल चरित्र और चेहरा बदल रहा है, आइए उस पर अब एक नजर डालते हैं मनोरंजन भारती की इस ग्राउंड रिपोर्ट से। मुझे जब पार्टी से बोला गया कि आपको रघुनाथपुर जाना है, मेरा मन में ऐसा ही पहले चिंतन आया कि रघुनाथपुर अगर मैं जाऊं
तो सब राम का ही मेरे राम सीता लक्ष्मण ही मेरा सामने आएगा। लेकिन मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है, जितना भी ओसामा बिन लादेन है। इसलिए हमारा देश राम का देश है, हमारा देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, हमारा देश माँ सीता का देश है। ये देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं हो सकता है। अमित शाह, आदरणीय अमित शाह जी से आग्रह है, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सब कोई रघुनाथपुर में मंच सजाए हुए था। आरजेडी के खिलाफ जंगल राज का जो रूपक रचा गया उसे लोगों की नजरों में चढ़ाने के लिए बार बार सिवान के पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन और उनके बेटे ओसामा को निशाना बनाया गया, या फिर इसके पीछे कोई और ही बात थी। आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। शहाबुद्दीन कभी भी रघुनाथपुर से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्हें लगातार चर्चा में रखा गया। उनके बेटे के नाम को खूब उछाला गया, जबकि रघुनाथपुर से आरजेडी के उम्मीदवार बोलते बहुत कम हैं। वो कोई ऐसा बयान नहीं देते जिससे राजनीतिक विवाद हो, लेकिन पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी नाम और सीट की चर्चा हुई तो वो रघुनाथपुर और ओसामा है। हालांकि उनके समर्थन में अखिलेश और तेजस्वी दोनों ने जनसभाएं की। इस बार सब लोग मिलकर के विधायकों जी बने, विधायकों जी कहते रहे कि इस बार ओसामा साहब के टिकट तो सब लोग कह रहा था। सब लोगों के कहने पर हम लोगों ने ओसामा साहब को टिकट दिया है और एक एक वोट आप लोगों से मांगने का काम कर रहे हैं कि इनको भारी बहुमत से आप लोग जो है जिताने का काम करें। आप लोग रुकोगे तो नहीं, इसलिए मदद करिए। सरकार करने जा रही है, एक नौजवान विधायक ओसामा को जिता करके भेजिए, जो बात छूट गई थी। जैसे तो हमारे मुख्यमंत्री सरकार बदलते हैं, उनके पास अगर हम और आप लोग भी चले जाए तो नाम बदल देंगे, नाम बदल दें। उन्होंने न जाने कितने नाम बदले हैं। किसी गांव में गए तो वहां नाम बदल दिया, किसी शहर में गए तो वहां नाम बदल दिया। हम कहते हैं अगर नाम आए थे यहाँ पर तो ओसामा का भी नाम
ओसामा का नाम कर देते शेर सिंह। रघुनाथपुर से आरजेडी प्रत्याशी ओसामा बोलते नहीं, लेकिन उनके समर्थक मुखर हैं। यही वो जगह है जहां पर ओसामा विरोध के बीज को जगह मिलती है। ओसामा नए हैं लेकिन पुराने परिवार से हैं और उनके पिताजी यहाँ के बहुत बड़े लीडर रहे हैं। पूरे बिहार में उनका वर्चस्व रहा है और लोगों का हुजूम उनके साथ है। ओसामा साहब जीतेंगे चुनाव। बिहार में तेजस्वी सरकार की लहर चलेगी इस बार। सबको नौकरी चाहिए हर घर में। इनका परिवार तो बहुत बड़ा परिवार रहा सिवान के लिए। रघुनाथपुर पहले चरण में सबकी आंखों में क्यों चढ़ाना, इसे समझने के लिए कुछ अंक गणित समझ लें। यहाँ पर 68,000 मुस्लिम मतदाता हैं, 34,000 अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, 31,000 राजपूत हैं, 28,500 यादव वोटर, बाकी अन्य। अब इन वोटों के दावेदारों को समझ लीजिए। एनडीए के उम्मीदवार हैं जेडीयू के विकास सिंह और जन सुराज पार्टी के हैं राहुल कीर्ति सिंह। रघुनाथपुर का देखिए पुराना इतिहास बड़ा खतरनाक रहा है, क्योंकि हमारे ही बगल के गांव के यहाँ पे एक आतंक का साया रहता था। तो वैसे परिस्थिति में हम लोगों ने 20 साल तक लड़ा, तो उस राक्षस को हमने ख़त्म किया। आज फिर फन फैला के बैठा है कि आज फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव आज चाहते हैं बिहार में आतंक का साया फिर आए। तो इसीलिए उनके बेटा को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है कि ये इलाका जो शांति प्रिय लोगों का ये है, अमन शांति छीनने की कोशिश के लिए सामने वाले प्रत्याशी को बनाया गया। तो उसके खिलाफ हम लोग खासकर नौजवान साथियों को इसलिए बताना चाह रहे हैं, इतिहास तो हमको भूलना नहीं ना चाहिए, बताना चाहिए ना। हम जनता के राज बनाने आइल बानी, हमको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 साल का प्रशांत जी का जो मेहनत रहा है, जनता जाग गई है। आप 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा, ये सब पुरानी बात है। रघुनाथपुर ओसामा की लाइन पूरे चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की लक्ष्मण रेखा खींचने का प्रयास हुआ है। ये कोशिश दोनों तरफ से है। शहाबुद्दीन मर के भी जिंदा हैं, इसलिए नहीं कि जंगल राज की याद दिलाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हिंदू बहुसंख्यक को पोलराइज करते हैं। वो मुस्लिम यादव एक्सिस को लोगों के दिमाग में जिंदा करते हैं। आरजेडी के प्रत्याशी ओसामा साहब पर 2 क्रिमिनल केस है, फिर भी अगर उन्हें जंगल राज का चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है तो दावा यह भी हो सकता है कि ये मुखौटा है। असली मकसद बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण की जुगत है। रघुनाथपुर की सीट काफ़ी हॉट सीट बन गई है। उसके वजह है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। जनता क्या करेगी वही जानती है, लेकिन सबकी निगाहें इस सीट पर लगी हुई हैं। और अब बात करते हैं एसआईआर की। देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। अब 12 राज्यों में अगले 1 महीने तक 4 दिसंबर तक बीएलओज आपके घरों में पहुंचेंगे, आपको एक फॉर्म भरने को देंगे, गणना फॉर्म, गणना प्रपत्र जिसको कहते हैं, इनरोलमेंट फॉर्म। और उसके बाद उस फॉर्म के जरिए एक चीज़ जो नई की गई है बिहार के मुकाबले सेकंड एसआईआर में, इस बार दस्तावेज नहीं देने होंगे। दस्तावेज देने की नौबत उन्हीं को आएगी जिनका नाम पहली एसआईआर में नहीं था और नई मतदाता सूची में नहीं है। उन्हीं को केवल अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। सरकार के 5,30,000 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ, राजनीतिक दलों के 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए, 10,448 इलेक्टोरल रोल ऑफिसर यानी ईआरओ, 321 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी डीईओ, यानी कुल मिलाकर 13,04,000 अफसरों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की इस टीम ने देश के 12 राज्यों के 321 जिलों और 1,843 विधानसभा क्षेत्रों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का काम शुरू कर दिया। चुनाव अधिकारियों की टीम लोगों के बीच गणना प्रपत्र यानी एनुमरेशन फॉर्म बांट रही है। खास बात यह है कि इस बार एनुमरेशन फॉर्म भरते समय
दस्तावेज सिर्फ उन्हीं को देना होगा जिनका नाम पुराने SIR और नई मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे लोग इन 12 राज्यों की कुल आबादी का 30 से 35% है, यानी बाकी 65 से 70% लोगों को फॉर्म जमा करते समय कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। SIR के समय EROs और AEROs मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में SIR हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके BLO उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। जब BLO फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। गहन मतदाता पुनरीक्षण का ये काम देश के जिन 12 राज्यों में किया जा रहा है, उनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल शामिल हैं। इनमें से आखिर के 4 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि असम में भी अगले साल चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी वहां पर NRC की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार असम में NRC की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग वहां पर SIR करवाएगा। हालांकि जिन राज्यों में SIR शुरू हुआ है, वहां के लिए पूरा शेड्यूल पहले से फिक्स हो चुका है। अगले महीने की 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट मसौदा जारी किया जाएगा। 1 महीने तक लोग इसे लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। बिहार में हुई SIR से मिले अनुभव इस बार चुनाव आयोग के काम आ रहे हैं। बिहार से सीख लेते हुए चुनाव आयोग ने इस बार आधार कार्ड को भी 12वें दस्तावेज के तौर पर जोड़ दिया है। साथ ही इस बार इन्यूमरेशन फॉर्म पर एक स्कैनर भी होगा और स्कैनर के जरिए आप स्कैन कर सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। SIR पार्ट 2 पर सबसे ज्यादा ऐतराज पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को है। तमिलनाडु सरकार SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई तो ममता बनर्जी सड़क पर उतर गईं और बीजेपी पर बंगाल के मतदाताओं को SIR के नाम पर डराने का आरोप लगा दिया। फेकू बाबूদের বলি এখন বাবু বলছি পরে কাকু বলবো, তার কারণ ক্ষমতাটা একটু জাহির করে দেখাও। মনে রাখবেন লাস্ট SIR বাংলায় হয়েছিল 2001 এর নির্বাচনের পর। 2002-3 বাংলায় কোনো নির্বাচন ছিল না। बीजेपी ममता की रैली को जमात की रैली बता रही है। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से दूर चुनाव आयोग SIR को संवैधानिक कर्तव्य बता रहा है, वोटर लिस्ट के प्यूरिफिकेशन के लिए जरूरी बता रहा है। तो आप सीधे खबरों की खबर का ये विशेष प्रसारण पटना से देख रहे हैं। पटना की विधानसभा प्रांगण में मैं खड़ा हूं। एक ब्रेक यहां ले रहे हैं। हमारी विशेष खबरें जारी है, बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। और वक्त है आपके और मेरे सबसे फेवरेट सेगमेंट का, यानी आज कहे सो आज कर। और आज का हमारा विचार है, आशा पर भरोसा करना कभी न छोड़ें, क्योंकि चमत्कार हर दिन होते हैं। इसी नोट पर आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।